हेलो एवरीवन। हमारा आज का अमेंडमेंट का टॉपिक है चैप्टर नंबर 14B, ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट है जो इस चैप्टर के अंदर हमें कवर अप करनी है। जो नया स्टडी मटेरियल आईसीएआई ने रिलीज किया है उसके अंदर जो आरबीआई की स्केल बेस्ड रेगुलेशन है उसकी अकॉर्डिंग जो नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं और ऑडिटर की रिपोर्टिंग है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या अमेंडमेंट अब आप लोगों को May 25 एग्जाम के लिए कवर अप करना है। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है एनओएफ के ऊपर, दैट इज नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट के ऊपर। अर्लियर आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कंपनी यदि एज ए एनबीएफसी बिजनेस करना चाहती है देन उनकी मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट 2 करोड़ की होती है एंड बाय 31 मार्च 27 उन्हें इसको 10 करोड़ तक करना था। एक जनरल फॉर्म में हम इस पॉइंट को स्टडी करते थे, बट अब जैसे एनबीएफसी डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड हुई हैं तो आरबीआई ने डिफरेंट काइंड ऑफ एनबीएफसी के लिए डिफरेंट एनओएफ की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो अब स्टडी मटेरियल ने वो सारी की सारी लिमिट 2 करोड़ की, 10 करोड़ की, 300 करोड़ की, उन सारी लिमिट्स को स्टडी मटेरियल में कवर किया है और किस तरह से एक फेज्ड मैनर में कुछ एनबीएफसी को 10 करोड़ की नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट तक पहुंचना है उसका एक ग्लाइड पाथ भी कवर अप किया है। तो आरबीआई में नोटिफाई different amount of net own fund for different categories of NBFC, जिसमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स के लिए नेट ओन फंड 10 करोड़ रुपीस का रहेगा। पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए, अकाउंट एग्रीगेटर के लिए एंड दोज एनबीएफसी दैट डू नॉट एक्सेप्ट, दैट डू नॉट अवेल public fund and do not have any customer interface, net own fund shall continue to be rupees 2 करोड़। ये आपको पता है ये एनबीएफसी बेस लेयर के अंदर फॉल करती है। तो जो एनबीएफसी बेस लेयर में फॉल करती है उनकी नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट अभी भी 2 करोड़ की रहेगी। हां, जो एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में क्लासिफाइड होती हैं उनकी एनबीएफसी 300 करोड़ रुपए की है एंड ऑल एग्जिस्टिंग कंपनी should meet the prescribed net own fund requirement in a phased manner by 31st March 2027. Scale based regulation framework lays down a glide path for the existing NBFC to achieve the new required net own fund. तो अब किस तरीके से नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट को कौन सी डेट तक किस लेवल पर पहुंचाना है वो इस ग्लाइड पाथ के थ्रू आप कवर अप करेंगे। जो पीयर टू पीयर है या अकाउंट एग्रीगेटर है, जो पब्लिक फंड अवेल नहीं करते, डू नॉट हैव कस्टमर इंटरफेस, पहले भी 2 करोड़ थी, आगे भी 2 करोड़ है। करंट एनओएफ 2 करोड़, बाय 31 मार्च 25 2 करोड़, बाय 31 मार्च 27 2 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 300 करोड़ है, पहले भी 300 करोड़ ही बाद में भी रहेगा। बात आ गई अब इन 3 कंपनीज की जो आप फर्स्ट कैटेगरी में बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स। इनमें इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज की बात करें, एग्जिस्टिंग एनओएफ है 2 करोड़ का, बाय 31 मार्च 25 इसे 5 करोड़ पर लाना है एंड बाय 31 मार्च 2027 इसे 10 करोड़ पर लाना है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के केस में एग्जिस्टिंग 5 करोड़,
बाय 31st March 25 7 crore, by 31st March 27 10 crore, and same is the criteria for NBFC factor 5 crore 7 crore 10 crore. So एक कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 300 करोड़ 300 करोड़ 300 करोड़. दूसरी कैटेगरी पीयर टू पीयर लेंडिंग अकाउंट एग्रीगेटर, वो कंपनी जिन्होंने पब्लिक फंड्स अवेल नहीं किए एंड डू नॉट हैव एनी कस्टमर इंटरफेस, 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़. इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर 5 करोड़ 7 करोड़ एंड 10 करोड़. तो इस तरीके से नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है बाय द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट है प्रूडेंशियल नॉर्म्स. प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर नंबर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट. कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब स्टडी मटेरियल ने 2 डेफिनेशन दी है, टीयर 1 कैपिटल की एंड टीयर 2 कैपिटल की. जो कैपिटल रेशो की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? Every NBFC shall maintain a capital ratio that consists of tier 1 and tier 2 capital of its aggregated risk weighted assets on balance sheet and risk adjusted value of off balance sheet item to be maintained at minimum of 15%. So tier 1 plus tier 2 capital based upon the risk weighted asset of on balance sheet item and risk adjusted value of off balance sheet item, it should be kept at a minimum of 15%. However, tier 1 capital ratio in case of NBFC other than microfinance institution and NBFCs engaged primarily in lending the money against the jewelry at any point of time shall not be less than 10%. तो खाली यदि हम यहां से सिर्फ इस रेशो को इतना कर दें टीयर 1 कैपिटल, तो ये मिनिमम 10% की रहनी चाहिए एक्सेप्ट इन केस ऑफ microfinance institution and NBFCs that are engaged primarily in lending the money against the gold jewelry. जो NBFC मनी लेंडिंग में एंगेज्ड है अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, वहां पर ये रेशो 10% की जगह कितनी बताई गई है? 12% की बताई गई है. अब क्वेश्चन है टीयर 1 कैपिटल क्या है, टीयर 2 कैपिटल क्या है? एज सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि स्टडी मटेरियल ने अब इसे इंक्लूड कर दिया है, पहले इंक्लूड नहीं था, तो हो सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर ले. टीयर 1 कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है? विच इज ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल. टीयर 2 कैपिटल विच इज लीस्ट परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल. तो टीयर 1 कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी? ओन्ड फंड्स आएंगे. जो एंटिटी के अपने ओन्ड फंड्स हैं एज रिड्यूस्ड बाय द इन्वेस्टमेंट in shares of other NBFC and in shares, debenture, bond, outstanding loan and advances including hire purchase and lease finance and deposits with the subsidiaries and companies in the same group exceeding 10% of the owned funds. So, सबसे पहले इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? ओन्ड फंड. लेकिन इसमें से इन्होंने क्या रिड्यूस किया? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स या आउटस्टैंडिंग लोन्स, एडवांसेस इंक्लूडिंग हायर परचेज और फाइनेंस दैट आर मेड टू और डिपॉजिट्स विद द subsidiaries or companies in the same group exceeding 10% of owned fund. 10% से ज्यादा तक है तो माइनस नहीं करना,
लेकिन यदि ओन्ड फंड के 10% से ज्यादा, मान लीजिए ओन्ड फंड की फिगर है 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़, और आपने इन द सब्सिडियरीज उसके शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में, लोन्स में, डिपॉजिट्स में आपने लगा रखे हैं 7 करोड़ रुपए, तो कितना माइनस करोगे? एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन फंड। ओन फंड है 50 करोड़ के, 5 करोड़ तक तो माइनस नहीं करना, 2 करोड़ माइनस करना पड़ जाएगा, 2 करोड़ माइनस करना पड़ जाएगा। तो टीयर 1 कैपिटल में जो परमानेंट नेचर की कैपिटल है उसे लिया जाता है, एंड दैट कंप्राइजेस ऑफ ओन्ड फंड as reduced by investment in shares of other NBFC or shares, debentures, bond, loans, advances and deposits with the subsidiaries and companies in the same group exceeding 10% of the owned fund, plus perpetual debt instruments, perpetual जिनका रिडम्पशन पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, issued by a non-deposit taking NBFC to the extent it does not exceed 15% of the aggregate tier 1 capital of such company as on 31st March of previous accounting year। तो परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, इसकी एक लिमिट है, और वो कितनी है? मैक्सिमम अप टू 15% ऑफ टीयर 1 कैपिटल एज एट द एंड ऑफ लास्ट इमीडिएट प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। ये है टीयर 1 कैपिटल। लेकिन जो एनबीएफसी बेस लेयर में क्वालिफाई करती हैं, उनकी टीयर 1 कैपिटल में परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड। तो टीयर 1 कैपिटल क्या क्या हुई? Own fund as reduced by investment in shares of other NBFC or in shares, debentures, bonds, outstanding loans and advances including hire purchase and lease finance and deposits made in the subsidiaries or in the companies in same group, but कितना exceeding 10% of the own fund, 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा है तो माइनस करोगे। एंड परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसकी एक लिमिट है, लास्ट ईयर के एंड पर जो टीयर 1 कैपिटल थी उसका 15% मैक्सिमम। जो एनबीएफसी बेस लेयर में आती हैं उनमें परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट टीयर 1 कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं टीयर 2 कैपिटल की। टीयर 2 कैपिटल में क्या क्या एलिमेंट्स आप इंक्लूड करेंगे? नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर्स अदर देन दोज विच आर कंपल्सरली कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी, रिवैल्यूएशन रिजर्व एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 55%, जनरल प्रोविजंस एंड द लॉस रिजर्व टू द एक्सटेंट these are not attributable to actual diminution in the value or identify potential loss in any specific asset and are available to meet unexpected losses, but to the extent of 1 1/4% of रिस्क वेटेड असेट्स। अब प्रॉब्लम क्या है? आपने ये इतनी कैलकुलेशन दे दी, इसके लिए तो जरूरी क्या है? आप जनरल प्रोविजंस देंगे, आप लॉस रिजर्व बताएंगे, कितना एक्चुअल डिमिन्यूशन इन वैल्यू है वो बताएंगे, कितना पोटेंशियल लॉस नजर आ रहा है किसी स्पेसिफिक असेट में, कितना अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए बनाया गया है। तो अब जो ये जनरल प्रोविजंस है या लॉस रिजर्व है, ये आपका टीयर 2 कैपिटल का हिस्सा है, लेकिन जहां पर यदि कोई एक्चुअल डिमिन्यूशन हो चुका है वैल्यू में, किसी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, या कोई एक्चुअल लॉस हो चुका है,
जो हो चुका है तो एडजस्ट करो, फिर वो कहां की कैपिटल रहेगी, दैट कैपिटल हैज ऑलरेडी बीन लॉस्ट। तो आपको ये चीज आइडेंटिफाई करनी है, टू द एक्सटेंट दीज आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एक्चुअल डिमिन्यूशन इन वैल्यू, आइडेंटिफाई पोटेंशियल लॉस इन एनी स्पेसिफिक असेट एंड आर अवेलेबल टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। मींस वो रिजर्व्स, वो प्रोविजंस, वो लॉसेस जो अभी भी अवेलेबल हैं टू मीट अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। बस जहां पर एक्चुअल डिमिन्यूशन हो चुका है या आइडेंटिफाइएबल पोटेंशियल लॉस आ चुका है किसी स्पेसिफिक असेट में, तो वो आपकी कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगा, उसे कैपिटल में से हटा दीजिए। एनी हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जिसमें डेट और इक्विटी दोनों के फीचर्स हो, एनी सबऑर्डिनेटेड डेट और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उतना जो टीयर 1 कैपिटल में आ चुका है उससे ज्यादा। टीयर 1 कैपिटल में भी ले चुकी है परपेचुअल डेट, जो टीयर 1 कैपिटल में क्वालिफाई नहीं हुआ उसे टीयर 2 कैपिटल में ले लीजिए। और ध्यान रखिएगा एनबीएफसी बेस लेयर्स में ये परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। एंड अनदर थिंग, टीयर 2 कैपिटल का टोटल टीयर 1 कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकता। टीयर 2 कैपिटल का टोटल टीयर 1 कैपिटल से एक्सीड नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 प्लस टीयर 2 की रेशो कितनी है, कम से कम 15%। टीयर 1 की रेशो अकेली 10% या 12%। टीयर 1 में कौन कौन सी कैपिटल आती है, आपके ओन फंड्स आएंगे एज रिड्यूस्ड बाय इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सब्सिडियरीज और कंपनीज इन द सेम ग्रुप। लेकिन वहां पर भी एक लिमिट थी, कितनी, एक्सीडिंग 10% ऑफ द ओन फंड। तो इसमें से एक्स और वाई माइनस होंगे। एक्स क्या है वो पता होना चाहिए, वाई क्या है वो पता होना चाहिए, प्लस परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट। देयर आफ्टर फिर आ जाएगा टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल के अंदर सबसे पहला आएगा आपका प्रेफरेंस शेयर्स अदर देन दोज which are compulsorily convertible into equity, revaluation reserve to the at a discount of 55%, general provisions and loss reserves to the extent not attributable to actual diminution in value or identifiable potential loss on any specific assets, and they are available to meet any unexpected loss, लेकिन to the extent of 1.25% of the risk weighted assets. Hybrid debt capital instrument, subordinated debt and perpetual debt instrument which does not qualify for tier 1 capital, और tier 2 का total tier 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। NBFCs which are qualified as the base layer, which are classified as the base layer, दोनों में ही चाहे tier 1 हो या tier 2 हो, perpetual debt instrument कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये था कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन केस ऑफ एनबीएफसी एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशंस। आगे असेट क्लासिफिकेशन में यहां कोई मेजर चेंज एज सच नहीं आए। सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, यहां पर जो चेंज आया है सिर्फ पहले हम नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी उनके हिसाब से पीरियड को 12 महीने या 18 महीने लेते थे। अब क्या किया इन्होंने, सब स्टैंडर्ड असेट कौन से हैं, वो असेट विच आर क्लासिफाइड एज द एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 months इन केस ऑफ एनबीएफसी बेस लेयर एंड एनबीएफसी मिडल लेयर एंड अबव के केस में ये पीरियड 18 महीने की जगह 12 महीने का है। तो एक बार जब एक
अकाउंट एनपीए बनता है पहली बार, तो एनपीए बनने के बाद अप टू अ पीरियड ऑफ 18 मंथ वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रहेगा, बेस लेयर या एनबीएफसी है तो। बट यदि ये एनबीएफसी मिडल लेयर या अपर लेयर है तो 12 महीने। 12 महीने डाउटफुल के केस में 18 महीने बेस लेयर में से एक्सीडिंग, मिडल लेयर में 12 महीने एक्सीडिंग। On an asset which remains a substandard for a period exceeding 18 month, लॉस के केस मिडल लेयर एंड अबव के केस में 12 मंथ का प्रोविजन आ जाएगा। लॉस असेट, इसके अंदर एज सच कोई चेंज नहीं, जो पहले डेफिनेशन थी वही आज भी डेफिनेशन है। एनी असेट identified as the loss asset by the NBFC or its internal or external auditor or by the RBI during the inspection, yeah, any asset which is adversely affected by a potential threat of non-recoverability due to erosion in the value of security or non-availability of security। तो एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में नहीं आता, ना पहले कभी आया ना आगे कभी आएगा मेरे हिसाब से, बट चेंज है तो इसलिए कवर करना है। अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इसके अंदर पहले वही एनएसआई नॉन डिपॉजिट कंपनी, एसआई डिपॉजिट कंपनी, इस तरीके की क्लासिफिकेशन थी। अब बड़ी सिंपल क्लासिफिकेशन आ गई, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर। बेस लेयर में यदि कहीं पर 6 महीने से ज्यादा इरेगुलरिटी हो जाती, फॉर ए पीरियड मोर देन 180 डेज की इरेगुलरिटी है तो एनपीए बनेगा। मिडल लेयर के केस में 90 डेज है, और जहां पर पीरियड 180 डेज का है वहां पर भी इन्होंने कहा बाय 31 मार्च 24 180 को 150 पर लाओ, बाय 31 मार्च 25 120 पर लाओ, एंड बाय 31 मार्च 26 90 पर ले आना। तो बाय 31 मार्च 26 चाहे बेस लेयर है, मिडल लेयर है, अपर लेयर है, सब मोर देन 90 डेज पर आ जाएंगे। अभी क्या है, एक असेट जिसका इंटरेस्ट ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड मोर देन 180 डेज, बेस लेयर में, मिडल लेयर में, अपर लेयर में 90 डेज। अ टर्म लोन जहां पर इंस्टॉलमेंट ओवर ड्यू है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज। तो जो आप पास्ट में पहले 6 महीने या उससे ज्यादा या फिर कोई और पीरियड 3 महीने का पढ़ते थे, अब बेस लेयर में एक्सीडिंग 180 डेज, मिडल लेयर एंड अबव में एक्सीडिंग 90 डेज, ये 180 150 पर जाएगा, 150 120 पर जाएगा, 120 90 पर जाएगा। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के अंदर जनरल असेट, टर्म लोन, डिमांड और कॉल लोन, बिल, इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेट, ड्यूज ऑन सेल ऑफ असेट्स, लीज रेंटल, हायर परचेज, लोन्स, एडवांसेस और अदर क्रेडिट फैसिलिटीज। तो यहां पर जो पीरियड है 180 डेज एक्सीडिंग, बस ये मेन आपको ध्यान रखना है। एज सच इसके ऊपर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत 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 मुश्किल है। इस चैप्टर में इतने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यही पूछेंगे क्या आपसे एनपीए, एक एडवांस या एक असेट एनपीए कब बनता है, और पूछ भी लिया 180 डेज एक्सीडिंग बेस लेयर में, मिडल लेयर एंड अबव में 90 डेज एक्सीडिंग। ग्लाइड पाथ याद रहना चाहिए, 180 120 150 पर जाएगा 31 मार्च 24 जो ऑलरेडी जा चुकी है, अब 120 है, अगले साल 90 होगा, और उसके बाद सब जगह 90 90 90, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर सब में 90 का प्रोविजन चलेगा। सो ये टॉपिक एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो है नेट ओन्ड फंड। नाउ नेट ओन फंड हो गया हमारा, कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको बता दी, असेट की क्लासिफिकेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोविजनिंग,
प्रोविजनिंग में भी बस वही चीज आ गई, बेस लेयर, मिडल लेयर एंड अपर लेयर। स्टैंडर्ड असेट्स में बेस लेयर के केस में 0.25%, मिडल लेयर एंड अपर लेयर के केस में 0.4%, बाकी सब स्टैंडर्ड सेम है 10%, डाउटफुल अनसिक्योर्ड पर 100%, सिक्योर्ड पर 20, 30, 50, लॉस पर 100, ये वही पुराने वाले प्रोविजंस है। तो जो स्टैंडर्ड असेट्स है वहां पर एक चेंज है सिर्फ बेस लेयर और मिडल लेयर वाली स्केल बेस्ड रेगुलेशन के ऊपर। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट चेंज एंड अ वेरी सिंपल चेंज, जो चीजों को थोड़ा सा आसान कर रहा है, जो हमारी एनबीएफसी ऑडिटर रिपोर्ट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस के अंदर हमें रिपोर्टिंग करनी थी। इन केस यदि एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट होता था यहां पर लिखा जाता था इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। अब ये लाइन हट गई है बस, तो ये पॉइंट सीधे चलेंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको अब इस लाइन का यूज नहीं करना। और एक बड़ा अच्छा चेंज हुआ, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक सिंप्लिसिटी आ गई। ऑडिटर की ऑब्लिगेशन है आरबीआई को एक एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी होती है यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के चैप्टर 3B के प्रोविजन कंप्लाइट नहीं हुए, या फिर एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 का कंप्लायंस नहीं हुआ। और उसके बाद लिखा जाता था यहां पर बहुत बड़ी लाइन, एनबीएफसी नॉन सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, और फिर उसके बाद सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी गाइडलाइंस रेगुलेशंस डायरेक्शंस। सिंपल। अब क्या आएगा, यदि एनबीएफसी ने कंप्लायंस नहीं किया मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023 का, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट जाएगी। जो पहले पॉइंट आता था एनबीएफसी नॉन सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016 या एनबीएफसी सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016, वो हट गया और एक सिंपल लाइन आ गई, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई एनबीएफसी स्केल बेस्ड रेगुलेशन डायरेक्शंस 2023। बस, तो ये है हमारा एनबीएफसी की अमेंडमेंट्स। तो पहली अमेंडमेंट इसके अंदर हमने कौन सी पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट है, नेट ओन फंड की रिक्वायरमेंट। 3 कैटेगरीज में सारी एनबीएफसी को क्लासिफाई किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज में 300 करोड़, पीयर टू पीयर अकाउंट एग्रीगेटर जो कंपनीज पब्लिक फंड अवेल नहीं कर रही एंड डू नॉट हैविंग द कस्टमर इंटरफेस 2 करोड़, बाकी सब में 10 करोड़ के लेवल पर पहुंचना है। देयर आफ्टर जो दूसरा चेंज आया था वो था प्रूडेंशियल नॉर्म्स में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर टीयर 1 एंड टीयर 2 कैपिटल की डेफिनेशंस दी गई हैं। एज सच माय ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि अमेंडमेंट है क्वेश्चन में बी आस्क्ड। देयर आफ्टर असेट की क्लासिफिकेशन, उसके अंदर कोई बहुत बड़े सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, सिर्फ जो नॉन डिपॉजिट डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज होती थी, जहां नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनीज होता था वहां जनरली एनबीएफसी बेस लेयर आ गई, जहां पर नॉन एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग कंपनी होता था वहां पर मोस्ट ऑफ द केसेस में मिडिल लेयर एंड अपर लेयर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अकॉर्डिंगली एसेट की क्लासिफिकेशन को कवर अप किया गया है बेस लेयर मिडिल लेयर के क्राइटेरिया के ऊपर। फिर एनपीए क्लासिफिकेशन का नॉर्म्स एक्सीडिंग 180 डेज, जिसको आपको 150 पर देन 120 पर देन 90 डेज के ऊपर लेकर आना है। और फिर लास्ट में जो हमारी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर हम एडिशनल रिपोर्टिंग करते हैं बोर्ड को, उसके अंदर बहुत सिंप्लीफाइड चेंजेस किए गए हैं, जहां पर
जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के अंदर जो ये लाइन थी इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टेमिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो हट गई है। तो अब आपको सिंपल 5 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग करनी है। एक्सेप्शन रिपोर्ट के थर्ड पॉइंट में स्केल बेस्ड रेगुलेशन का रेफरेंस आ गया है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो एनबीएफसी के चैप्टर के अंदर किए गए हैं। सो दिस इज ऑल फॉर अमेंडमेंट्स इन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी और कंप्लीट। तो इस सेशन को भी यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर की अमेंडमेंट्स हम डील करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।